ओके, तो डिवीजन जिम्नोस्पर्मी हमने स्टार्ट किया बेटा। जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं, मतलब सीड्स अनकवर्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सीड्स कवर क्यों नहीं है? ओके, तो उसके पहले सीड्स, सीड्स कहाँ से बनती है? कौन बताएगा? ओव्यूल्स। मनस्वी? यस ओव्यूल। यस बेटा, ओव्यूल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। मनस्वी और संपदा ने आंसर दिया है, वेरी गुड। ओके, ओव्यूल। ओके, तो इट इज ओव्यूल which after fertilization transform into or modifies into seed। तो ओव्यूल से सीड बनती है, ठीक है। तो ओव्यूल और ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ट्रांसफॉर्म into seed और सीड्स। एक ओव्यूल से एक सीड बनती है। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको अभी। फिर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, तब भी आपको एक क्वेश्चन आएगा 11th में। और जब हम 12th क्लास में प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब भी सीड बनाते समय ओव्यूल का स्ट्रक्चर और ओव्यूल से सीड कैसी बनती है वो हम वहां पर पढ़ेंगे फिर से। ओके, तो ओव्यूल वो स्ट्रक्चर होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है। ओके, तो स्पर्मा मतलब सीड, मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सीड बनती है उन्हीं में ओव्यूल आता है। ओके, इसका मतलब सबसे पहली बार इवोल्यूशन में, प्लांट के इवोल्यूशन में सबसे पहली बार ओव्यूल किस में आया होगा बेटा? कौन से प्लांट्स में? जिम्नोस्पर्मी। ऑप्शन आपको दे दिया गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। कौन से डिवीजन, प्लांट के कौन से डिवीजन में पहली बार ओव्यूल आया होगा? जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्म। यस, वेरी गुड। किसी एक स्टूडेंट ने सबसे पहले आंसर दिया था वहां पर, लेकिन बहुत ही वॉइस जो है वो बहुत ही कम थी, इसलिए मैं वहां पर नहीं, मुझे आवाज आ रही थी किसी की, लेकिन वो क्लियर नहीं आई थी क्या बोल रहे थे। ओके, तो अगर जिम्नोस्पर्मी बोला होगा उस स्टूडेंट ने भी तो करेक्ट है। ओके, बाकी दो अदर स्टूडेंट्स का भी आंसर आ गया, फिर उसके बाद में मनस्वी और संपदा का। ओके, तो जिम्नोस्पर्मी आपको आंसर लिखना है बेटा, इसलिए यहाँ पर लिखो। अभी तक हमने ओव्यूल के बारे में नहीं पढ़ा था, तो ओव्यूल पहली बार अब आ रहा है जिम्नोस्पर्मी में। ओके, तो इन प्लांट इवोल्यूशन, in plant evolution, ovule are first observed in gymnospermy। जिम्नोस्पर्म्स वो पहले प्लांट है जिनमें फर्स्ट टाइम ओव्यूल आया। ओके, बट हमने कहा कि जो सीड बनेगी ओव्यूल से उसका कोई कवरिंग नहीं होगा। अब सीड का कवरिंग नहीं है, मतलब सीड को कोई कवर नहीं कर रहा है, सीड फ्रीली वहां पर पड़ी है। मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले मतलब जो वो ओव्यूल ही था, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब वो ओव्यूल सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब वो फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल था और फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बना, दोनों ही कंडीशन में वो अनकवर्ड रहता है। ओके, फ्री रहता है।
ovule before fertilization as well as after fertilization remain open, remain free, that is not enclosed by ovary wall. ठीक है, तो यहाँ पर ओवरी वॉल इसको एनक्लोज नहीं कर रही है। ओवरी वॉल मतलब क्या, कौन बताएगा? ओवरी वॉल मतलब ओवरी की वॉल ओके, बट ओवरी वॉल कहा क्यों नहीं है इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर ओवरी ही नहीं है, तो ओवरी वॉल कहाँ से आएगी? क्योंकि इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलेंगे आर्किगोनियम। ओके, व्हाइल एंजियोस्पर्म में हम पढ़ेंगे वहां पर गाइनोशियम, और एंजियोस्पर्म में जब हम गाइनोशियम बोलेंगे तब वहां पर 3 पार्ट्स बोलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। ओके, तो एंजियोस्पर्म में ओवरी प्रेजेंट है, इसलिए उसकी ओवरी की वॉल प्रेजेंट होगी। ओके, और ओवरी की वॉल के अंदर एंजियोस्पर्म में ओव्यूल आएगा, इसलिए वो ओवरी वॉल फ्रूट बनाएगी, और फ्रूट के अंदर फिर कवर्ड रहेगी सीड। ओके, तो एंजियोस्पर्म में सीड कवर्ड है, इवन ओव्यूल भी ओवरी वॉल से कवर्ड था। ओके, यहाँ पर ओव्यूल भी फ्री है, कोई ओवरी वॉल नहीं है तो। ओके, और सीड बनेगा तो फ्रूट के अंदर नहीं बनेगी। इज इट क्लियर नाउ? सबको क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है यहाँ पर? यस बेटा। सर, ये पेरिकार्प ये टर्म मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी। हाँ, पेरिकार्प। पेरिकार्प के बारे में क्या बेटा, क्या पूछना है? तो सर ये इससे रिलेटेड है क्या? पेरिकार्प ओवरी वॉल से रिलेटेड होती है बेटा। पेरिकार्प मतलब फ्रूट की वॉल। तो ओवरी की वॉल जब फर्टिलाइज, जैसे ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे ओवरी वॉल, जो ओवरी वॉल बताते हम, तो ओवरी वॉल ये फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, पेरिकार्प। और फिर पेरिकार्प 3 पार्ट्स में हम उसको बात करते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ओके, जैसे आप बनाना खाते हैं, खाते हैं कि नहीं? यस। हाँ, तो बनाना खाते हैं, तो बनाना में आप क्या, बनाना जब मार्केट से लाते हो तो पूरा बनाना खाते हैं क्या आप? नो। नहीं। ओके, उसका कवरिंग जो है बाहर का वो निकाल देते हैं, है ना? तो वो कवरिंग जो है वो एपिकार्प है। ओके, पेरिकार्प का पहला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, आउटर पार्ट, एपिकार्प। और फिर जो बीच में जो हम पार्ट जो खाते हैं वो क्या है? मेसोकार्प और एंडोकार्प। तो किसी किसी फ्रूट में हम तीनों पार्ट खा सकते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। किसी फ्रूट में 1 या 2 या वहां पर पार्ट खा सकते हैं। और कोकोनट में तो हम इन तीनों में से कुछ नहीं खा सकते। कोकोनट में हम सीड का एंडोस्पर्म वाला पार्ट खाते हैं। ओके, इसलिए उसको स्पेशल फ्रूट माना जाता है कोकोनट को, क्योंकि हम उसको फ्रूट नहीं खाते वहां पर। उसका एक्चुअल में फ्रूट जो है, वो जो हम फ्रूट के फॉर्म में खाते हैं, वो एक्चुअल में उसका सीड का पार्ट होता है। तो ओवरी वॉल ट्रांसफॉर्म होगी पेरिकार्प में, और पेरिकार्प की 3 लेयर बनती है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, मतलब फ्रूट की वॉल। ओवरी वॉल से फ्रूट की वॉल बनेगी। क्लियर बेटा? यस सर। तो अगर ओवरी वॉल में इनक्लोज होता ओव्यूल, तो फ्रूट, जब वो सीड बनता तो फ्रूट की वॉल उसको कवर करती।
इसलिए हमने कहा है कि वहां पर वो सीड बाहर से कवर नहीं है, लेकिन सीड का खुद का कवरिंग हो सकता है। सीड को कोई अदर कवर नहीं कर रहा है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन सीड यूजुअली 8 एगमिक सीड मिलती है जिम्नोस्पर्म में। 8 सॉरी यूनिट एगमिक। यूनिट एगमिक मतलब एक लेयर वाली। ओके, तो ओविल जो मिलेगा वो यूनिट एगमिक मिलेगा मोस्टली। और यूनिट एगमिक है मतलब एक लेयर, खुद की उसकी एक लेयर है, लेकिन बाहर से वो किसी से कवर्ड नहीं है। ओके, खुद की उसकी इंटेगमेंट है, लेकिन बाहर से उसने कुछ कवर नहीं करके रखा है। इंटेगमेंट मतलब स्किन, खुद की स्किन है उसके पास में, ओवल के पास में एक कवरिंग खुद का है, लेकिन बाहर से कवरिंग नहीं है, इसलिए उसको हमने बोला है अनकवर्ड। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स, इनका हैबिटेट वेरिएबल फॉर्म्स में मिलता है हमको। ये जिम्नोस्पर्म्स हैबिटेट देखेंगे तो ये हैबिटेट इनका एक फिक्स हैबिटेट हमको यहाँ पर नहीं दिखता इनका, कि हम एक प्रॉपर उसके बारे में बात कर सके, क्योंकि फ्यू जिम्नोस्पर्म डेजर्ट लाइक कंडीशन में ग्रो करते हैं। फ्यू ग्रो ज़ेरोफाइटिक कंडीशन, मतलब ज़ेरोफाइट्स होते हैं फ्यू। तो ज़ेरिक कंडीशन में, ज़ेरिक कंडीशन का मतलब, ज़ेरिक मतलब ड्राई, एरिड। ओके, जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, वाटर स्कैर्सिटी है, वहां पर वाटर कम अमाउंट में है। ओके, ऐसी जगह पर तो सैंडी सॉइल पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। डेजर्ट जैसे जगह पर ये कुछ अमाउंट में थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल है तो वहां पर ग्रो कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि साइकस के प्लांट आपने देखे होंगे, जब आप रेलवे ट्रैक के आसपास आपने देखा होगा इनको। रेलवे से आप कभी आपने देखा है कि रेलवे ट्रैक के, रेलवे से आप जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं और आपने विंडो से देखा और वहां पर आपको कभी ऐसे प्लांट मिले जिनके ऊपर ऐसे येलोइश लीफ लाइक फ्लावर दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े येलो या ऑरेंज कलर के, और जिनका अपीयरेंस ऐसा है, उनकी लीव्स स्टेम स्टेम जो है वो सीधा है और उसकी जो लीव्स जो निकल रही है तो ऐसी लीव्स निकल रही है उससे। यस सर। और उसके ऊपर येलो टू ऑरेंज कलर के फ्लावर आ रहे हैं। मिडिल शेप लीव्स है, स्टेम अनब्रांच है, येलो टू ऑरेंज कलर की बड़ी बड़ी लीफ लाइक फ्लावर्स आ रहे हैं ऐसे। कुछ लोग अपने घर के पास पास में भी या गार्डन में भी लगाते हैं आजकल इनको, गमलों में अलग से बड़े बड़े पॉट्स में। अगर आपने देखा हो तो वहां पर, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइटेड नहीं होते, हार्डली 3-4 फीट का स्टेम रहता है और फिर उसके बाद में वहां पर इस तरह की लीव्स, नेडल शेप लीव्स वहां पर निकलती है। ओके, स्टेम ब्रांच होता है और बहुत सारे लोग अपने यहाँ पर घर पे भी आजकल इनको लगाते हैं, मतलब पॉट वगैरह में, बड़े पॉट्स में लगा देते हैं। तो करके एंट्री के गेट के पास में जो है दोनों तरफ से बड़े बड़े
वहां पर वो ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। ये साइकस का प्लांट होता है, साइकस जिम्नोस्पर्म है और उसके ऊपर येलो टू ऑरेंज कलर के ऐसे बड़ी बड़ी लीफ लाइक फ्लावर जैसे दिखते हैं हमको। तो फ्लावर नहीं है वो, लीव्स रहती है उनकी, वो स्पोरोफिल्स बोलते हैं जिनको, जिनके ऊपर स्पोर होंगे। देखा है क्या बेटा ऐसा कभी आपने? Yes, sir. रेलवे ट्रैक के पास में आपने बहुत उसको वो देख सकते हैं। रेलवे ट्रैक से जाते हैं तो बहुत सारी जगह जहाँ पर कि पानी कम अवेलेबल होता है या फिर पानी कभी कभार आता है, तो ऐसी जगह पर ये आपको दिख जाते हैं। गुड, चलो किसी ने तो देखा है। तो जनरली ये जेरिक या ड्राई कंडीशन में ज्यादातर जिम्नोस्पर्म ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे भी होते हैं जो कोनिफर्स, ओके, कोनिफर्स भी इसका एग्जांपल आते हैं। तो कोनिफर्स कहाँ ग्रो करते हैं? तो ये स्नो लाइन में ग्रो करते हैं, ओके, मतलब हाई एल्टीट्यूड पर ग्रो करते हैं जहां पर स्नोफॉल होता है। जैसे क्रिसमस ट्री देखा होगा ना आपने, क्रिसमस ट्री देखा है क्या? Yes, कार्टून sir. वगैरह में तो बहुत बार देखा होगा, और ऐसे लोग मॉल वगैरह में जो है वो आसपास में सजा देते हैं नकली वाला पेड़ बना करके। तो जो क्रिसमस ट्री है वो कॉनिफर है, ओके। और क्रिसमस ट्री क्या हमारे घर के आसपास में ग्रो होता है क्या वो? आपने कभी कार्टून वार्टून में देखा हो तो टॉम एंड जेरी या फिर इसमें, तो वो टॉम वगैरह कहाँ से काट करके आता है, उसको क्या रहता है उसके आसपास में, क्या दिखता है? Snow. वो दिखता है ना। तो ये हमेशा ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहां पर स्नो लाइन होती है, हाई एल्टीट्यूड पर ग्रो करते हैं कॉनिफरल्स। तो कॉनिफर इनका नाम ही इसलिए बना है क्योंकि ये कोन लाइक अपीयरेंस कर लेते हैं। इनकी जो कैनोपी होगी, ओके, वो इस तरह से होगी, कोन लाइक अपीयरेंस। इसमें इसमें जो लीव्स वहां पर जो ग्रो करती है वो इस तरह का अपीयरेंस करती है कि ये ऐसा ग्रो होता है, कोन लाइक ग्रो होता है इस तरह से, ओके, इधर की तरफ। क्योंकि अगर इसके ऊपर स्नोफॉल होगा, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पर है जहां पर स्नोफॉल होता रहता है, स्नो ही स्नो रहेगा उसके आसपास में, जैसे हिमालयन रीजन में, तो वहां पर स्नोफॉल होगा तो इनके ऊपर ना रुके वो, इसलिए ये ऐसे कोनाइकल फॉर्म में यहाँ पर कैनोपी बनाते हैं कि स्नो स्नो गिरेगा तो नीचे गिर जाएगा फिर इनकी लीव्स, ओके, इनके ऊपर गिरेगा तो ऐसे कोनाइकल अपीयरेंस वाले होते हैं, इसलिए इसको बोला है कॉनिफर्स। और ये कॉनिफर्स स्नो लाइन मतलब हाई एल्टीट्यूड पर ग्रो कर रहे हैं जहां पर कि स्नोफॉल होता है, ओके। तो ये वैरायटी वाले इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, इनका कोई हम ये नहीं बोल सकते कि वहां पर फिक्स इन्वायरमेंट है। तो कुछ जेरिक कंडीशन में ग्रो हो रहे हैं, कुछ नो लाइन में, और कुछ मिजोफाइट की जैसे ग्रो कर सकते हैं, ओके, मतलब हमारे आसपास में भी कुछ को हम ग्रो करवा सकते हैं। ये इनका हैबिटेट से रिलेटेड है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट इसके आगे प्लांट बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। Sir, done. वेरी गुड बेटा, ओके। अब मेन हम पढ़ते हैं किसी भी डिवीजन में मेन प्लांट बॉडी के बारे में। तो आपको ओनली ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक बताना था। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी, ये तीनों डिविजन्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है। इट मींस डिप्लॉइड,
दो क्रोमोसोम के सेट्स रहेंगे वहां पर। ओके, टू सेट्स ऑफ टू डिफरेंट सेट्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स, टू सेट्स रहेंगे डिफरेंट क्रोमोसोम्स के। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मेन प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म्स के लिए। मेन प्लांट body of gymnosperm is sporophytic. Sporophytic. It means to है। अब स्पोरोफाइट है तो हमने कहा था टेरिडोफाइट में लीव्स आ गई थी। ओके क्लियर? तो यहाँ पर अब लीव्स तो इवॉल्व हो गई है तो लीव्स तो मिलेगी। ओके, अब लीव्स के साथ साथ में जिम्नोस्पर्म में रूट एंड स्टेम भी प्रॉपर इवॉल्व हो जाते हैं। तो स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम। ओके, sporophyte which consists of true root, true stem and true leaves. The true roots, true stem and true leaves for the first time तीनों structure ये पहली बार आते हैं जिम्नोस्पर्म में। इसलिए मैंने इसको कहा है हायर प्लांट है, और एंजियोस्पर्म में भी आएंगे। ओके, इसलिए वेल डेवलप्ड प्लांट की कैटेगरी में आएंगे हायर प्लांट्स। अब फर्स्ट रूट, स्पोरोफाइट है तो इसके ऊपर ये ऐसी स्टेज होगी जिसमें कि स्पोर बनाते हुए दिखाएंगे हम स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरोफाइटिक स्टेज में। तो सबसे पहले इनके वेजिटेटिव पार्ट के बारे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, वेजिटेटिव पार्ट मतलब बॉडी पार्ट। ओके, वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होगा उसके बॉडी के पार्ट्स, सोमैटिक सेल से बने, वेजिटेटिव सेल से बने। वेजिटेटिव पार्ट मतलब रूट, स्टेम, लीव्स। प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वहां पर आएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर फ्लावर नहीं है इसलिए हम यहाँ पर जो स्ट्रोबिलस बनेंगे, कोन बनेंगे, उनको ही हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बोल देंगे। और एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा फ्लावर, क्योंकि उसमें वहां पर प्रॉपर 4 वॉल्स प्रेजेंट रहेगी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, थैलेमस के साथ एसोसिएटेड। उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फ्लावर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्योंकि जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होती तब तक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं हो सकती। ओके, तो फर्स्ट रूट। तो जिम्नोस्पर्म में पहली बार रूट्स प्रॉपर डेवलप मिलेगी। ओके, और जब हम एंजियोस्पर्म में पढ़ते तो दो तरह की रूट्स पढ़ते, आपने शायद पढ़ा हो 9th-10th में, रूट के दो टाइप्स। Fibrous. यस, वेरी गुड, बताओ बेटा। Fibrous root and यस, फाइब्रस रूट एंड Taproot. taproot. यस, Taproot. वेरी गुड। तो देखो बेटा, एंजियोस्पर्म में दो तरह की रूट्स मिलती है, हमेशा लिखेंगे। अगर जो रेडिकल है, रेडिकल जो रूट के फॉर्म में ग्रो कर रही है, और लेटर ये जो प्राइमरी रूट थी ये शॉर्ट लीव थी, कुछ टाइम पीरियड के बाद में डिस्ट्रॉय हो गई, वहां से छोटी छोटी फाइबर के फॉर्म में रूट्स निकलने लग गई ऐसे, उसको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। व्हाइल अगर प्राइमरी रूट परमानेंट है, परसिस्ट करेगी, लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करेगी, परमानेंट है, और फिर उससे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स निकलती है। ओके, उससे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स निकलती है। तो प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव रहेगी तो उस रूट को हम बोलते हैं टैप रूट।
और जिसमें प्राइमरी रूट जो रेडिकल से निकली थी वो शॉर्ट लिव रहेगी, थोड़े टाइम पीरियड के बाद में वो खत्म हो जाएगी और उसके बदले में ओनली फाइब्रस रूट, मेनी फाइब्रस थ्रेड आपको मिलेंगे। ओके, जैसे मेज, शुगर केन में आप देखते हैं तो ऐसी रूट मिलेगी आपको, फाइब्रस रूट। लेकिन बड़े बड़े जो ट्रीज देखेंगे आप, मैंगो, ओके, नीम, ऐसे उनमें आपको टैप रूट मिलती है, मतलब बड़ी एक रूट भी मिलती है, प्राइमरी रूट भी वहां पर मिलती है और उससे निकलने वाली ब्रांचेस भी दिखती है। तो जिम्नोस्पर्म में टैप रूट इस टाइप की रूट्स मिलती है। तो रूट्स यहाँ पर होगी टैप रूट टाइप, टैप रूट सिस्टम, मतलब प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव, रेडिकल से जो निकलेगी पहली वाली रूट उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव रहेगी और उससे फिर सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांचेस निकलेगी। तो टैप रूट सिस्टम है यहाँ पर। लेकिन इसकी रूट्स जो टैप रूट है साथ में इनके कुछ स्पेशल फंक्शन भी है कुछ पार्ट्स में। जैसे इसके दो मेन एग्जांपल पाइनस एंड साइकस जिम्नोस्पर्म के हैं। तो पाइनस में जो रूट मिलती है, पाइनस की रूट एक फंगस के साथ में एसोसिएटेड होती है। ओके, तो रूट्स ऑफ पाइनस, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है। ओके, तो पाइनस की जो टैप रूट होती है, तो रूट्स ऑफ पाइनस are in association, are in a symbiotic association। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या मीनिंग होता है बेटा? हम डाइजेशन में भी पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया के टाइम पर भी सिम्बायोटिक 2 बार आ चुका है हमारी। क्या होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन? Association in which both organisms benefit each other. Yes, very good. Okay, both the members which are in association get benefits from each other. Okay, एक दूसरे से फायदा मिलता रहेगा उनको, दोनों को बेनिफिट होगा, तो बेनिफिशियल एसोसिएशन है वो। ओके, तो जैसे होस्ट और पैरासाइट का है, तो पैरासाइट को नुकसान, पैरासाइट को फायदा हो रहा है, पैरासाइट होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन होस्ट को नुकसान हो रहा है, तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं हुआ। लेकिन हमने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम वाले पार्ट में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिनको हम फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और बदले में वो कुछ विटामिन बना करके देते हैं हमको, और जो फीकल मटेरियल है उसको सॉलिडिफाई करते हैं वो, तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो ऐसी पाइनस की रूट भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, लेकिन दूसरा मेंबर कौन है? एक तो हो गया पाइनस, हायर प्लांट। ओके, तो जिम्नोस्पर्म हायर प्लांट है, तो हायर प्लांट का एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, पाइनस के रूट में ऐसा मिलेगा। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फॉर एग्जांपल पाइनस, आर इन एसोसिएशन, एक्चुअली इन अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद, along with किसके साथ में है? फंगस called glomus। उस फंगस का नाम है ग्लोमस। ग्लोमस फंगस के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होती है। ओके, and this association is known as, इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। जैसे हमने अलगा और फंगस का जो एसोसिएशन था उसको क्या नाम दिया था? लाइकेन। लाइकेन।
ओके, उसी तरह से हायर प्लांट की रूट के साथ में अगर ग्लोमस फंगस, पाइनस की रूट के साथ में ग्लोमस फंगस है, या फिर किसी हायर प्लांट की रूट के साथ में कोई फंगस एसोसिएटेड हो, तो उसको भी हम एक एसोसिएशन को स्पेशल नाम देते हैं। दिस एसोसिएशन is called as। अब फंगस, फंगस के लिए क्या टर्म यूज करते हैं बेटा हम? फंगस की स्टडी को हमने क्या कहा था बेटा? माइसेटोलॉजी। है ना, माइकोलॉजी और माइसेटोलॉजी। ओके, तो माइको, माइसस और माइसिटस ये फंगस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे माइको, मतलब फंगस को रिप्रेजेंट किया। ओके, और रूट है तो रूट, रूट मतलब रूट के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? रूट लाइक राइजोइट, राइजा, राइजा मतलब रूट। ओके, राइजा का मतलब होता है रूट। तो एसोसिएशन का नाम हो गया माइको राइजल एसोसिएशन या माइकोराइजा। क्लियर हुआ? माइकोराइजा, माइको फंगस को रिप्रेजेंट कर रहा है और राइजा रूट को वहां पर। तो फंगस का एसोसिएशन हायर प्लांट की रूट के साथ, तब उसको हम बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोराइजा। ओके, जब रूट के ओनली अपर पार्ट के कांटेक्ट में रहेगा फंगस, तो उसको हम बोलेंगे एक्टोमाइकोराइजा। और जब वो उसके हाइपी पेनिट्रेट करके रूट के अंदर कॉर्टेक्स, वास्कुलर टिश्यू तक जाएंगे, तो उसको एंडोमाइकोराइजा बोलेंगे। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट अभी यहाँ पर माइकोराइजा। ओके, यहाँ पर माइकोराइजल एसोसिएशन हो रहा है। अब ये एसोसिएशन दोनों को बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो इसमें कर क्या रहे दोनों? क्यों एसोसिएशन के लिए यूज किया है उसने? रूट को क्या जरूरत पड़ी क्यों फंगस को एसोसिएट करे, और फंगस फिर रूट से क्या ले रहा है? बताओ जल्दी। नाइट्रोजन। नहीं बेटा, फंगस नाइट्रोजन नहीं दे सकता। नाइट्रोजन के लिए साइनोबैक्टीरिया लगते हैं। नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग फूड बैक्टीरिया एंड लगते हैं। शेल्टर। फूड एंड शेल्टर किसको? ऑलरेडी। हाँ, फंगस को फूड एंड शेल्टर मिलेगा, लेकिन बदले में फंगस को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, तभी तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा। अगर फंगस फूड एंड शेल्टर लेता और फंगस बदले में कुछ नहीं देगा, तो पैरासिटिक मोड हो जाएगा एक तरह से। बदले में क्या देता है फंगस? फंगस की क्वालिटी क्या पढ़ी हमने? लाइकन में हमने फंगस को नीचे क्यों रखा था? क्यों कहा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। यस। ओके, तो देखो क्या होता है कि कुछ प्लांट की रूट कुछ मिनरल्स को प्रॉपर अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, या फिर वहां पर उस सॉइल में वो लेस अमाउंट में है, इसलिए उनको बराबर अब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है उन मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का। ओके, या फिर वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है अच्छे से, रूट सॉइल के अंदर ज्यादा वहां पर ज्यादा अंदर की तरफ नहीं जा पा रही। तो ऐसी कंडीशन में ये फंगस काम आते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पर पाइनस, पाइनस के लिए पोटेशियम एंड फास्फोरस ये दो न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी है। ओके, लेकिन वो बाकी न्यूट्रिएंट को तो अब्सॉर्ब कर लेता है अपनी लाइफ साइकिल बराबर कंप्लीट करने के लिए, लेकिन पोटेशियम और फास्फोरस इनको बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता पाइनस की रूट। ओके, इसके लिए वो ग्लोमस फंगस अगर उसके आसपास में है, तो ग्लोमस फंगस के साथ में एसोसिएशन कर लेगा। ओके, सिक्रेशन करेगा रूट की हेल्प से कुछ मटेरियल का, जिससे कि ग्लोमस फंगस अट्रैक्ट होगा, और ग्लोमस फंगस को पता चलेगा कि यहाँ पर है, हमको अब खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये रूट जो इसकी लीव्स में जो फ्रूट बनेगा, वहां से फोटोसिंथेसिस से वो इसकी रूट तक आएगा, और रूट से उसको भी मिल जाएगा फंगस को, तो उसको फूड एंड शेल्टर मिलने वाला है। इसलिए ग्लोमस फंगस इसके साथ में एसोसिएट हो जाएगा और उसकी रूट के साथ में, और
अच्छे से पेनिट्रेट करवाएगा रूट को सॉइल में, और वहां से पोटेशियम एंड फास्फोरस का अच्छा ऑब्जॉर्प्शन करवाएगा। ओके, तो इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाइनस को फायदा है कि ग्लोमस उसको मिनरल का अच्छे से ऑब्जॉर्प्शन करके देगा। ओके, और मेनली ग्लोमस क्या प्रोवाइड करेगा? ग्लोमस प्रोवाइड मिनरल न्यूट्रिशन, ओके, मेनली पोटेशियम एंड फास्फोरस टू रूट्स ऑफ पाइनस। और पाइनस की रूट को मिल गया तो पाइनस ऑफ कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, जाइलम की हेल्प से वो सभी प्लांट पार्ट को पहुंचा देगा। ओके, तो मिनरल न्यूट्रिशन यहां पर अच्छे से होगा ग्लोमस की हेल्प से। ग्लोमस प्रोवाइड potassium, phosphorus like minerals easily to roots. Okay, और पाइनस क्या देगा फिर? पाइनस रूट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, खाना देंगे और रहने की जगह देंगे, फूड एंड शेल्टर टू ग्लोमस फंगस। ओके, तो ये दोनों यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और कॉम्बिनेशन है रूट के साथ में, हमने कहा था दूसरा साइकस। तो साइकस की रूट को हम कोरेलॉइड रूट्स बोलते हैं। ओके, कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। इसका मतलब है कि साइकस की रूट के साथ में कुछ वहां पर इंफेक्शन हुआ है। तो कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस इट मींस इसमें क्या होगा? साइकस की रूट्स है, ओके, और इनके साथ में एसोसिएटेड है साइकस रूट्स इन एसोसिएशन विथ साइनोबैक्टीरिया। ओके, किसके साथ में एसोसिएशन है? साइकस के रूट का साइनोबैक्टीरिया के पास। साइनोबैक्टीरिया में हमने हेट्रोसिस पढ़ा था क्या बेटा? साइनोबैक्टीरिया में हमने हेट्रोसिस पढ़ा था। क्या होता है हेट्रोसिस में? नाइट्रोजन फिक्सेशन। यस, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले एंजाइम, नाइट्रोजेनेसिस एंजाइम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके कर सकते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया, ओके, अमोनियम आयन, नाइट्राइट या नाइट्रेट, इस तरह से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर प्लांट के लिए वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो प्लांट्स नहीं ले पाते नाइट्रोजन को डायरेक्टली अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, उनको उनके लिए ये साइनोबैक्टीरिया वहां पर इस तरह से कन्वर्ट कर देते कि अब वो आसानी से अब्सॉर्ब कर सके उनको, फिर अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो साइकस की रूट्स को भी ऐसे नाइट्रोजन नहीं मिलता, साइकस की रूट्स प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं ले पा रही अपनी एनवायरनमेंट से, ओके, सॉइल में से नाइट्रेट, नाइट्राइट ये डायरेक्टली उनको अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। तो साइनोबैक्टीरिया इनके रूट्स को इन्फेक्ट कर जाते हैं और अब इसमें नोड्यूल नहीं बन रहे, कोरेलॉइड रूट बन रही है। तो कोरेलॉइड रूट मतलब इन्फेक्शियस रूट है वहां पर साइनोबैक्टीरिया से। तो साइकस की कोरेलॉइड रूट है, इन्फेक्टेड रूट है, मतलब वो उसके अंदर किसका इन्फेक्शन है? साइनोबैक्टीरिया का। अब ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके डायरेक्टली रूट के अंदर नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम आयन डायरेक्टली देंगे और वहां से वो वाटर मिनरल अब्सॉर्ब होंगे, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होंगे और हर एक प्लांट पार्ट तक जाएंगे जहां पर उनसे अमीनो एसिड और अमीनो एसिड से प्रोटीन बना लिए जाएंगे। ओके, बदले में ये क्या दे रहा है साइनोबैक्टीरिया को? फूड एंड शेल्टर। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर साइकस। साइकस के रूट में वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनियम आयन, नाइट्रेट या नाइट्राइट दे देंगे डायरेक्टली। ओके,
और बदले में साइनोबैक्टीरिया को क्या मिल रहा है? फूड एंड शेल्टर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो स्टेम, लीव्स और अदर फीचर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, और एंजियोस्पर्म को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके साथ में। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है बेटा? कुछ पूछना है? एनी डाउट? यस और नो? No, sir. ओके, ठीक है। आप लोग को आज प्रैक्टिस शीट मिलेगी टेरिडोफाइट्स तक। ओके, उसको सॉल्व करना है। उसको मैं आपको फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन वो आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। सैटरडे को तो डाउट क्लास रहती है, तो उसमें आप जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वाले क्वेश्चन वहाँ पर वो कर सकते हैं। उसके बाद में वो मिलेगी आपको प्रैक्टिस शीट। बट फर्स्ट ये जो प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है आज, ओके, टेरिडोफाइट्स तक, उसको जल्दी से सॉल्व कर लेना। ओके, ताकि आप फ्राइडे को भी वहाँ पर पूछ सको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, चल, तो याद रखना जो आज प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसको आपको कल तक पूरी तरह से सॉल्व करके, आपके पूरे एनालिसिस करके, क्या क्या डाउट्स है वो निकाल करके रख लेना है। ओके, आज प्रैक्टिस शीट मिलेगी तो कोशिश करना कि आज ही सॉल्व करो और कल तक उसके सारे डाउट्स निकाल करके रख लो। ओके, बाय बेटा, टेक केयर, कल मिलते हैं। Bye, sir. बाय बेटा।